Hello student, good morning. How are you? I hope you are all well. So today we are going to discuss the another topic of our history section, the nationalism in India. And in the previous video class we have discussed about the tribal movements और किस तरह से उनके जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, किस तरह से उनके अलग अलग आइडियाज़ थे रिलेटेड टू द स्वराज। सबके अपने अपने इंडिविजुअल आइडियाज़ थे, किसी को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में स्वराज का मतलब होता क्या, लेकिन उसी में वो सभी क्या थे, मस्त थे, मगन थे कि हाँ चलो ठीक है, हम कम से कम अपने राइट्स के लिए लड़ ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोकल लीडर्स भी थे जिन्होंने गांधी जी के कुछ आइडियाज़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया कि गांधी जी का ऐसा मानना है कि जब आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो अगर इसमें हम लोग सक्सेसफुल होते हैं तो आपको जो है आपकी खुद की ज़मीन दी जाएगी और आपको जो है खुद की ज़मीन मिलेगी और आपको जो सारे जो लैंड रेवेन्यूज़ वगैरह इनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनको इस बात से एक तरह से उनको कन्विंस किया गया कि आप लोग जो है आपकी जो फॉरेस्ट लॉ बना दिया गया है कि आप कभी भी मतलब कि एंट्री नहीं कर सकते जंगलों में, तो उन सभी चीज़ों से आपको थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगी और जब कभी भी आ जा सकते हो, अपने कैटल्स को लेकर आप खुद जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में लोग सोचने लगे। लेकिन अब क्या बात आती है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस मोमेंट में और एक नया मोमेंट जो है उसका फॉर्मेशन होने को है अभी आगे, क्योंकि ये मोमेंट तो ख़त्म होने वाला है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। जैसे ही चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाएगा उसके बाद तो हमें क्या देखने को मिलता है, द विज़न ऑफ दीज मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। द विज़न ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। जो ये इस मूवमेंट्स का जो विज़न था वो एक तरह से ये समझ सकते हो आप कि कांग्रेस के प्रोग्राम के थ्रू डिफाइंड ही नहीं किया गया था कि आखिर में इस मूवमेंट का विज़न क्या है। दे इंटरप्रेटेड द टर्म्स स्वराज इन देयर ओन वेज, और इसी वजह से जो है सभी लोगों ने स्वराज का मतलब अलग अलग अपने तरीके से लिया। इमेजिंग इट टू बी टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, येट व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधी जीज नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, they were also emotionally related to an all India agitation। अब इसमें क्या है कि एक ऐसे समय की आप कल्पना करो, इमेजिन टू टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल वुड बी ओवर, जब ये सारी समस्याएं और जितनी भी लोग झेल रहे हैं सब कुछ ये जब समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। Yet when the tribal chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding Swatantr Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation। तो अगर मान लो कि जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और जब सभी जो ट्राइबल्स हैं वो गांधी जी के जयकारे लगाने लगे उनका नाम लेकर और एक स्लोगन की डिमांड करने लगे स्वतंत्र भारत, तो क्या होगा? दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिटेशन। अब एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी या पीजेंट थे उनके अंदर भी भावनात्मक रूप से इंडिया में जो सारी चीज़ें घट रही हैं इसको लेकर समस्याएं थीं उनके अंदर भी, लेकिन कांग्रेस ने ही कोई डिफाइन नहीं किया है अपने प्रोग्राम में कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं, उनके इस मोमेंट का विज़न क्या है। तो अब जब उनको ही नहीं क्लियर है तो फिर इनको कैसे क्लियर होगा? ये तो सिर्फ मानने वाली बात है कि इमेजिन करो अगर आप एक ऐसा टाइम आ जाए कि जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, सब कुछ समस्याएं ख़त्म हो जाएं और सारे जो ट्राइबल्स हैं वो चैंट करने लगे, नारे लगाने लगे गांधी जी का और स्लोगन की डिमांड करने लगे स्वतंत्र भारत, तो ये सारी चीज़ें मान लो अगर होने लगे तो फिर क्या है? तो व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, अब आप ये खुद सोचो कि अगर उन्होंने सिर्फ महात्मा गांधी के नाम पर ही क्या किया, ये काम किया, मतलब मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए और लिंक्ड देयर मूवमेंट दैट ऑफ द कांग्रेस, और अपने मूवमेंट को एक तरह से कांग्रेस के साथ जोड़ लिया, दे वर आइडेंटिफाइंग विद अ मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। तो इसका मतलब ये है कि दे वर आइडेंटिफाइंग विद अ मूवमेंट
मतलब कि वो मूवमेंट को पहचान रहे थे कि विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स, की मतलब ये कि लिमिट्स के आगे भी जा सकता है। और ये सिर्फ अपनी लोकेलिटी के बारे में नहीं सोच रहे थे, मतलब कि वो खुद अपनी इमीडिएट लोकेलिटी के आगे भी ये मूवमेंट बढ़ सकता है। वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का कोई एजेंडा क्लियर नहीं था। अब ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं, इसमें आप लोग देखोगे कि एट चौरी चौरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाज़ार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पीपल एंड हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड हाल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बारे में शायद आप लोगों ने एर्थ में पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पे उसका डिस्कशन बिल्कुल नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या होता है कि अब ये जो मूवमेंट है, अब ये सिविल डिसओबीडियंस की ओर मूव कर रहा है। डिसओबीडियंस का मतलब क्या? मतलब आज्ञा का पालन ना करना। ओबीडियंस मतलब आज्ञा मानना और डिसओबीडियंस मतलब आज्ञा ना मानना। तो सामाजिक तरीके से, मतलब पूरी तरीके से उनके आज्ञा का मतलब उनके जो ऑर्डर है उनको फॉलो ना करना, दैट इज़ कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस। तो अब जो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्राहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल। अब गांधी जी को ऐसा विश्वास हो गया कि जब मूवमेंट जो है वायलेंट हो गया बहुत सारी जगहों पर, तो इसका मतलब कि जो सत्याग्राही हैं इनको अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है अगर किसी भी मास स्ट्रगल में इनको इन्वॉल्व करना है तो। क्योंकि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। अब सत्य के लिए आग्रह करना वायलेंस के थ्रू नहीं कर सकते हम, उसके लिए हम नॉन वायलेंस के थ्रू ही जा सकते हैं। लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें हुई तो गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि अभी इन सभी को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर हमें किसी भी मास स्ट्रगल में इन्वॉल्व करना है इनको, तो उसके लिए इनको ट्रेन करना ज़रूरी है। विद इन द कांग्रेस some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the government of India Act of 1919। अब इसी में कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स थे, some leaders were by now tired of mass struggle। अब वो इस मास स्ट्रगल से एक तरह से थक गए थे कि कोई मतलब नहीं इनका, और वो वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब वो एक तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते थे, प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन होने थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो है आप लोग प्रोविंशियल काउंसिल का जब भी इलेक्शन होगा तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर थे जिनको ये लगने लगा था कि मास स्ट्रगल से कुछ होने वाला है नहीं। अब वो उन सभी चीज़ों से थक गए थे, तो वो बोले कि अब अगर हम इलेक्शन के थ्रू अपने अपने प्रोविंसेस का रिप्रेजेंट करें तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो पाए। तो इसलिए उन्होंने प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया। अब वो उनका ऐसा मानना था, दे फेल्ट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश policies within the council and argue for reform and also demonstrate that these council were not truly democratic। तो उनका एक ये भी मोटिव था, जो लोग भी प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे कि वो जो है एक तरह से अपोज कर सकें जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं। तो काउंसिल में रहकर ही ऐसा कर सकते थे और उसके लिए आर्ग्यू कर सकते थे। जैसे कि अब हमारी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में अगर अपोजिशन है ही नहीं तो कौन उनकी पॉलिसी को जो है अपोज करेगा, जो रूलिंग पार्टी है। तो इस वजह से जो ब्रिटिश हैं वो काउंसिल में पहले से ही हैं। तो अगर यहाँ के भी लोग चले जाएंगे तो हो सकता है कि वो जो है उनके पॉलिसीज़ को अपोज करें और वो उसके लिए आर्ग्यू करें और बात करें रिफॉर्म एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। रिफॉर्म्स की बात करें और सभाओं की बात करें कि जो कि और दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, मतलब एक तरह से लोगों को बता सकें कि जो काउंसिल है ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। तब उसी में दो लोग आते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, फॉर्म द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1923 में हुआ है। तो इसको आप डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग याद रखना।
Swaraj Party within the Congress to argue for the return to council politics. अब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी का जो है इस्टेब्लिशमेंट की विद इन द कांग्रेस में रहकर टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, और एक तरह से वो जो काउंसिल की पॉलिटिक्स थी उसके साथ आर्ग्यू करने के लिए जो है इस पार्टी का उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट. बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस pressed for more radical mass agitation and full independence. अब इन दोनों की जो मांग थी, जो स्वराज सी आर दास और मोतीलाल नेहरू की, इनका ऐसा मानना कि स्वराज पार्टी में एक डोमिनियन स्टेट हो. डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि जैसे कि हमने बताया था कि डोमिनियन मतलब कि रूल आप करोगे वो चलेगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत फ्रीडम दे दो आप, इस तरीके की बात थी. लेकिन अब जो यंगर लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, अब मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, अब वो तो यंग थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलकर प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन, मतलब उन्होंने और बहुत ही ज़्यादा मास एजिटेशन को मतलब की तरह से प्रेशर किया, उस पर दबाव डाला, और उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की बात की. मतलब डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस ही चाहिए. In such a situation of internal debate and discussion, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s. तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, टू फैक्टर्स अगेन shaped इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s. अब ये जो दो फैक्टर थे, एक तो डोमिनियन स्टेटस वाले और एक फुल इंडिपेंडेंस वाले, तो इन दोनों के बीच में जो आंतरिक डिबेट होते थे, इंटरनल डिबेट होते थे, एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है फिर से जो है 1920s के आगे की एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है. द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डिप्रेशन. एग्रीकल्चर प्राइस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930. अब क्या चीज़ होती है कि तो जो पहला इफेक्ट पड़ता है इस पर, द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डिप्रेशन. अब पूरे वर्ल्ड में एक तरह से महामंदी आ गई थी. 1929 की बात है, उस समय सबसे ज़्यादा महामंदी है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है 1926 से. एग्रीकल्चर प्राइस जो है उनके गिरने शुरू हो गए 1926 से, और वो जो है 1930 आते आते पूरे तरीके से ख़त्म हो गए. तो एक तरह से पूरी विश्व की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो डिप्रेस हो चुकी थी, मतलब मंदी आ चुकी थी. एज द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन. अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड भी कम हो गया, और एग्रीकल्चर गुड्स जो है उनकी जो प्राइसेस थे वो गिरने लगे, डिमांड भी गिरने लगी, और जो एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस भी था वो भी गिरने लगा. पीजेंट फाउंड इट डिफ़िकल्ट. अब जो किसान भी थे उनको समस्याएं होने लगी कि सेल दियर हार्वेस्ट एंड पे दियर रेवेन्यूज़. अब वो जो है अपने जो फसलें हैं उनको बेच सके और रेवेन्यू पे कर सके, इससे उनको समस्याएं होने लगी. बाई 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सन जॉन साइमन. अब आप लोगों ने एर्थ क्लास में ही देखा होगा, जॉन साइमन कमीशन आया था और उसने एक अलग तरह का रूल लेकर चला आया वो. और 1930 तक जो कंट्री साइड वॉज इन टर्माइल, मतलब कि जो भी शहर से अलग जितने भी लोग रहते थे गांव में, उनकी सिचुएशन और भी बेकार थी. अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू, अब इसी के बैकग्राउंड में कुछ और भी स्टोरी चलती रहेगी. उसी समय सर जॉन साइमन नाम के एक आए ब्रिटेन के, और उन्होंने एक नया कमीशन इस्टेब्लिश करना चाहा. सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वॉज लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस. तो जो कमीशन था, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सेटअप इन रिस्पॉन्स to the nationalist movements, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. तो जो कमीशन आया था वो क्या चाह रहा था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस आए,
उसके बारे में उसने सजेशन दिया। लेकिन अब क्या होता है कि द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। तो जो साइमन कमीशन आया था कि वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना चाह रहा है? इंडिया के। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो इंडियन मेंबर्स की भी थोड़ी बहुत उनकी भी सजेशन होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब उसमें जब कोई इंडियन मेंबर है ही नहीं, सारे ब्रिटिश हैं, तो किस तरह से आप चेंजेस करोगे? मतलब कि वो सारे जो चेंजेस करोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। इंडियंस का क्या है उसमें? When the Simon Commission arrived in India in 1930, it was greeted with the slogan "Go back Simon"। तो जब जो है साइमन कमीशन आता है 1928 में इंडिया में, तो वहाँ पर लोग जो है उसको एक तरह से उसका स्वागत एक स्लोगन से करते हैं जिसको बोलते हैं साइमन गो बैक साइमन। All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration। और इस तरह के जो विद्रोह में जो है सभी पार्टियां जो है शामिल हुई, चाहे वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वायसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1920 a wage offer of dominion status for India and unspecified future। और इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो उस समय वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया अक्टूबर 1929 में कि जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी इंडिया के लिए, उस पर वो राज़ी हो गए। और अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डोमिनियन स्टेटस था, इससे कोई स्पेसिफिक फ्यूचर होने नहीं वाला था इंडिया का। और साथ साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया कि फ्यूचर में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस पर जो डिस्कशन करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की किसने? लॉर्ड इरविन ने। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय। क्योंकि इस टाइम तक, अब बात चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कब की थी? जब स्वराज पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया 1923 में, तब उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की। लेकिन उसी दौरान जो है जो यंगर लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की वजह फुल इंडिपेंडेंस की मांग कर दी। अब 1929 में आने के बाद आप डोमिनियन स्टेटस को आप देना चाह रहे हो। अब ऐसा होने नहीं वाला था, क्योंकि अब जो रेडिकल्स थे वो कांग्रेस में आ चुके थे, कांग्रेस के अंदर आ चुके थे। अब लिबरल से सिर्फ नहीं रहे, सिर्फ उदारता ही दिखाएंगे। अब रेडिकल्स आ गए, वो थोड़ा अब लड़ झगड़ कर काम करेंगे। तो अब जो रेडिकल्स थे अब वो कांग्रेस के अंदर आ गए थे। अब जो लेड कर रहे हैं, मतलब लीडरशिप चल रही है, वो किसके अंडर में चल रही है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। अब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब उनकी जो एक तरह से जो इनकी इम्पोर्टेंस है कांग्रेस में, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अब जो लिबरल्स और जो मॉडरेट्स थे, मतलब कि जो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रहकर सारा काम करना चाहते थे, हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लास्ट ईयर इन्फ्लुएंसेस। तो क्या होता है कि जो लिबरल्स और मॉडरेट्स हैं वो अपने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के थ्रू रहकर अपने ब्रिटिश डोमिनियन की मांग कर रहे थे। अब उनका जो एक तरह से इन्फ्लुएंस है वो कांग्रेस की पार्टी में, वो अब इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे वो खोते जा रहे हैं। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज अ डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। अब जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में जो है एक लाहौर में एक कांग्रेस की समिट हुई, जिसमें डिमांड रख दी गई पूर्ण स्वराज की और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो उसी समय जो है जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि 1929 में प्रेसिडेंसी किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। और कौन सा कांग्रेस का सेशन था? लाहौर का कांग्रेस का सेशन था। और वहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी। और वहाँ पर ही उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी
celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence। और वहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब से जो 26 जनवरी 1930 को जो है अब हम लोग जो है इंडिपेंडेंस डे की तरह उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, सेलिब्रेट कर दिया, मतलब अब इस तरह से हम लोग इसको मनाएंगे। तो वर टू टेक अ प्लेज मतलब एक तरह से शपथ ली गई लोगों के द्वारा, स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। ये जो सेलिब्रेशन था इससे बहुत ही कम लोगों को प्रभाव पड़ा इस पर। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life। तब गांधी जी ने सोचा कि अब ये जो एक आइडिया है इसको जो है अब एक बहुत ही कंक्रीट इशू मतलब कि जो एक नए मोमेंट का इसको फॉर्मेशन देना चाहिए, एक फॉर्म देना चाहिए इस मतलब इशू को। तब उसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। दैट विल बी द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। So I hope you all have understand what I have taught you today, and it's a very long class, so please concentrate on this. So that's it. Have a good day. Thank you.